नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपकी 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। तो अगर वर्कशीट को अच्छे से जानना है तो आपको जो चैप्टर है वो भी ज़रूर पढ़ना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। तो निर्माण का अर्थ होता है कुछ बनाना और विनिर्माण का अर्थ होता है कि कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में बदलना। जैसे अगर हम कपास को कपड़े में बदलते हैं तो हमने कपास जो है कच्चा माल है और उसको हमने बदल दिया एक मूल्यवान वस्तु में, किस में? कपड़े में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? विनिर्माण। तो विनिर्माण में कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है। और आज हम करेंगे उन उद्योगों की बात जो ये काम करते हैं, है ना। वो उद्योग जो कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलते हैं उनको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। में है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित मतलब बदलना, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहला वही कच्चे पदार्थ को किस में बदलते हैं? मूल्यवान उत्पाद या मूल्यवान वस्तु में। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? विनिर्माण उद्योग में क्या होता है कि अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में इसमें वस्तुओं की उत्पादन किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग जो है, आप इसके अंदर हम जो भी कारखाने, फैक्ट्री, ठीक है, उद्योग, वो सभी इसके अंदर आते हैं। आपने फैक्ट्रीज देखी होंगी किस पर, हो सकता है किसी ने सामने भी देखी हो, नहीं देखी हो तो डिस्कवरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें फैक्ट्री में दिखाते थे। वहाँ क्या करते थे? कच्चे माल को जो है फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनों के द्वारा किस में बदला जाता था? एक मूल्यवान वस्तु में। जैसे अगर मान लो सॉस बनाने की फैक्ट्री है तो वहाँ पे टमाटर कच्चा माल हो गया, है ना। वो केचप बना रहे थे, टमाटर का सॉस बना रहे हैं, तो वो उसको बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करके बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं और टमाटर को बदल रहे हैं सॉस में, जो कि एक मूल्यवान वस्तु है। मतलब टमाटर की तुलना में उसका कीमत अधिक होती है। तो इसमें हमने क्या जाना? कच्चा पदार्थ बदला मूल्यवान वस्तु में, और दूसरा क्या होता है? इसमें अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ये हो गया हमारा विनिर्माण उद्योग। आप जानते ही हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लौह इस्पात लौह अयस्क से बनता है। ठीक है, लकड़ी से जो है कागज़ बनता है। लकड़ी जो हो गया कच्चा माल और कागज़ क्या हो गया? तैयार माल। जो लकड़ी को बदल दिया हमने मूल्यवान वस्तु में। ये कहाँ पर हो रहा है सारा काम? ये विनिर्माण उद्योग के अंदर होता है। अब ऐसे ही जो गन्ना है, गन्ना हो गया कच्चा माल, उससे हमने बदल दिया फैक्ट्रियों में, किसमें? चीनी में। चीनी क्या होती है? एक मूल्यवान वस्तु होती है गन्ने की तुलना में। ऐसे ही अगले वाला दे रखा है इसमें लोहा इस्पात। तो इसके लिए लौह अयस्क जो है वो क्या होता है? कच्चा माल। ठीक है, ये खनिज है जो हमें धरती से प्राप्त होता है और इसको फैक्ट्रियों के अंदर जो है इस्पात में बदला जाता है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण धातु है। आपके घरों में देखो, घरों के निर्माण से लेके हर जगह जो आपको लोहे की वस्तुओं का जो है प्रयोग दिख जाएगा। और वो कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। किससे बनता है? लोहा अयस्क से। तो इस प्रकार विनिर्माण उद्योग में क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब आगे चलते हैं अगली लाइन पे। द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। मतलब द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, है ना। उसमें आपने अगर पढ़ा था, जो पहले इकोनॉमिक्स में चैप्टर आया था, आपने पढ़ा था कि हम आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं। पहली कौन सी थी? प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरी कौन सी थी? द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, और तीसरी थी सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। अब जो प्राथमिक क्षेत्र का वो क्या करता है? वो कृषि उत्पाद होते हैं उसके अंदर। अब वो क्या करते हैं? द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान करते हैं। और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है? इसमें सारे के सारे उद्योग होते हैं, है ना। वो उसमें क्या करते हैं? उन कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलते हैं। कैसे? उसको परिष्कृत भी करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं। परिष्कृत मतलब उसको साफ़ करना, है ना, पहले से बेहतर बनाना। और उसको उन्नत वस्तुओं में बदलना। जैसे कपास है, उसकी पहले छटाई होती है, उसके बाद उससे धागा बनता है, धागे के बाद उससे कपड़ा बुना जाएगा, फिर कपड़ा जो है उससे पहनने के वस्त्र बदलेंगे। तो ये सब कहाँ पर होगा? विनिर्माण उद्योग के अंदर आएगा ये सब कुछ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे
किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर निर्भर होती है। देखो, कोई भी जो देश है, अगर उसके पास उद्योग नहीं होंगे ना, वो विकास नहीं कर सकता। अगर उसको उन्नति करनी है, उसको विकास करना है, उसको संपन्न बनना है, तो वो किस पर निर्भर करेगा? उसके विनिर्माण उद्योग पर, कि उसके यहाँ पर कितने फैक्ट्री हैं, कितने कारखाने हैं। तो इसीलिए इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ भी समझा जाता है। अब क्यों, इसके हम इसके अलग अलग जो उसके पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। बेटा, सबसे पहली बात तो है रीढ़। रीढ़ का मतलब समझो। रीढ़ क्या होता है? हमारे शरीर में जो रीढ़ होती है, की हड्डी होती है, वो हमारे शरीर को पूरा संतुलन बनाती है, उसी के सहारे हम खड़े रहते हैं। अब किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए तो वो बिस्तर पर पड़ जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, है ना। मतलब वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही जो उद्योग होते हैं वो देश के विकास की रीढ़ होते हैं। अगर किसी देश के उद्योग जो है अच्छे नहीं है, उद्योग नहीं है, तो उसका विकास नहीं होगा। एक तरह से उसका विकास भी जो है बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि देश के विकास के लिए हम जितना हो सके इस विनिर्माण उद्योगों पर जोर दें, इनके विकास पर जोर दें। अब इसके कारण दे रखे हैं अलग अलग। सबसे पहला है, ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। अब आधुनिकीकरण होता है, देखो पुराने टाइम पे कृषि का अलग तरीका था। अब आधुनिकीकरण क्या होता है? उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये जो हमारे विनिर्माण उद्योग है, ये उसके लिए ज़रूरी तकनीकी का विकास करता है। तब जाके हमारी जो कृषि है वो पहले की तुलना में आधुनिक हो गई है ना। अब हम वैसे औजारों से जो है खेती नहीं करते जैसे प्रारंभिक टाइम पे करते थे, कुदाल फावड़ा। अब क्या ले लिया उनका जगह? ये ट्रैक्टर कहाँ बना? फैक्ट्रियों में। अब हमने कृषि के लिए जो खाद है उस पर किस पे निर्भर है? उर्वरक जो हैं कहाँ बनते हैं? वो भी फैक्ट्रियों में बनते हैं। और तरह तरह के औजार जो कृषि कार्यों को आसान बनाते हैं वो सब कहाँ बनते हैं? हमारे विनिर्माण उद्योग में, यानी कि फैक्ट्रियों में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो, जैसे मान लो वो आजकल जो है हमारी सिंचाई जो है वो ज़्यादातर उसे ट्यूबवेल से होती है। अब ट्यूबवेल के लिए क्या ज़रूरी है बताओ? ट्यूबवेल जो है कहाँ बनेगा? वेरी गुड, वो भी वहाँ पे बनेगा, फैक्ट्रियों में बनेगा। तो इस तरह से कृषि के विकास में भी उद्योगों ने बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। यह देश में बेरोजगारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप सोचो ज़रा कैसे? जब कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसमें काम करने वाले लोग कौन होते हैं? मजदूरी तो होते हैं, है ना। यानी जो जिनको पहले रोज़गार नहीं मिला था, फैक्ट्री लगी तो उनको रोज़गार मिल गया। अगर उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको पैसा भी मिलेगा, पैसा मिलेगा तो अपना घर चला पाएंगे। तो इस तरह से जो ये विनिर्माण उद्योग है वो गरीबी के खात्मे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उतनी गरीबी कम होगी। अगर एक फैक्ट्री, मान लो एक सूती कपड़े की फैक्ट्री खुलती है, तो सूती कपड़े की फैक्ट्री में तो वो काम करेंगे ही करेंगे मजदूर। उसके अलावा सूती कपड़े को रंगने के लिए क्या चाहिए? रंग चाहिए, रंगाई, है ना। रंगाई वाला उद्योग भी चमकेगा, सिलाई वाला उद्योग भी चमकेगा। तो कितने सारे लोगों को जो है रोज़गार मिल जाएगा। जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोजगारी ख़त्म होगी तो गरीबी भी कम होगी। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये वाले उद्योग। अब आते हैं हम इसके अगले बिंदु पर। इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बेटा, ये देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि विदेशों से हम जो भी सामान खरीदते हैं उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। वरना जैसे अभी हमारा देश ने बहुत सारे जो है हथियार खरीदे हैं अभी चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए, उसकी बहुत सारी जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो गई है। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं होती तो हम बाहर की जो चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर जगह जो है हमारा रुपया नहीं चलता है। तो विदेशी मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जब हम दूसरे देशों को अपने देश की वस्तुएँ बेचेंगे तब हमको जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। अगर हम दूसरे देशों से सामान खरीदेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा खत्म होगी। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? विनिर्माण उद्योग लगाने पड़ेंगे और अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में बेचनी पड़ेंगी, है ना। जैसे चीनी है, हमारे देश में चीनी की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, तो हमारा देश चीनी का दूसरे देशों को क्या करता है? निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है। तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा। ऐसे कई सारे जो सामान हम दूसरे देशों में बेचते हैं उनसे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और जो देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। जो अगला बिंदु है वो है कि वे ही देश विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक हैं।
और भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। यानी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे हैं बेटा, वही देश जो है वो विकसित कहलाते हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, वहाँ पे बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्री हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, रशिया, जापान, इनके पास बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं और विदेशी मुद्रा कमाते हैं, और जिससे ये लोग जो है विकसित हैं, ठीक है, संपन्न है। तो अगर भारत को भी अपना विकास करना है तो उसको औद्योगिक विकास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ ही होंगे। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हीं की वजह से उद्योगों को विकास की रीढ़ समझा जाता है। अब आते हैं पहले प्रश्न पे। विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में भी सहायक है। कैसे? अब ये कह रहा है कि जो विनिर्माण उद्योग है वो कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि कृषि से उसको कच्चा माल मिलता है। ऐसी जो कृषि है उसके विकास में भी हेल्पफुल है। कैसे? तो इसका आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका उत्तर है। बेटा कुछ बच्चों को लगता है कि मैम ना थोड़ा उत्तर लंबे लिखवाती है, तो उसका कारण क्या है? मैं कई बार कई प्रश्नों के उत्तर 5 नंबर के हिसाब से लिखाती हूँ। अगर मान लो 2 में आया, 3 में आया, तो उसके हिसाब से आप पॉइंट्स को कम करके उस उत्तर को लिख सकते हो। लेकिन अगर आप 2 या 3 नंबर के हिसाब से लिखोगे और वो 5 नंबर का अगर आपके पास प्रश्न आ गया तो आपको ज़्यादा करने में जो है दिक्कत आएगी। तो बड़ा प्रश्न याद करने में कोई परेशानी नहीं होती, कि उससे आपके छोटे प्रश्नों का भी उत्तर हो जाता है। और लिखने के तरीके आपने देखा होगा, पॉइंट वाइज तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करो, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है, हम लोग चेक करते हैं, तो हम पहली बार यही ध्यान रखते हैं कि बच्चे ने हेडिंग्स कौन सी डाली है। कई बार हम पूरा मैटर पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं अच्छा हेडिंग्स ये वाली हैं, तो बस ये 5 हेडिंग लिखी है इसने, इसको नंबर दे दूँ, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिखे हैं तो 5 नंबर दे दो, 3 पॉइंट लिखे हैं तो 3 नंबर का 3 नंबर दे दो। तो आपको उत्तर लिखने के तरीके पे विशेष ध्यान देना है। आपको कितना ही आता हो, लेकिन आप उत्तर को सही से नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अब उद्योगों का कृषि में क्या योगदान है? देखो, उद्योगों ने अनेक ऐसे उपकरण दिए हैं जिनकी सहायता से फसलों को बोना, काटना और अनाज को भूसे से अलग करना काफ़ी आसान हो गया। उसके अलावा और क्या है कि उद्योगों ने कृषि के लिए क्या दी है? उत्तम खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराए हैं। तीसरा क्या दिया इसने? उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को संभालना, बेचना और उन्हें मंडी तक पहुंचाना आसान हो गया। संभालना मतलब क्या, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते हैं, है ना, ये बड़े बड़े जो गोदाम इस तरह से बनाए जाते हैं, उसमें जो उपकरण लगाए जाते हैं, वो किसकी सहायता से संभव हुए? उद्योगों में, क्योंकि ये सब उद्योगों में ही तो बनते हैं। और मंडी में पहुंचाने के लिए आप ट्रक का इस्तेमाल करते हो, वो कहाँ बनता है? वो भी फैक्ट्रीज़ में बनता है। तो इसने बहुत हेल्प की है कृषि की। अब कृषि ने भी उद्योगों के विकास में जो योगदान दिया है, कैसे, इन बिंदुओं के द्वारा हम जानेंगे। सबसे पहला क्या है कि कृषि बहुत से उद्योगों को क्या प्रदान करती है? कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। जैसे सूती उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि को जो है ये कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, कृषि पर। ऐसे दूसरा पॉइंट क्या है? उद्योग अपने बहुत से माल की बिक्री के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। जैसे कृषि से जुड़े हुए जितने सामान हैं वो सब उद्योग जो है तभी तो चल रहे हैं जब वो कृषि हो रही है, उसको बेचा जा रहा है। पंप हो गई, मशीन और कृषि के जितने भी औजार हैं वो किसको बिक रहे हैं? किसानों को। उन्हीं से उद्योगों को पैसा मिल रहा है। तो उद्योगों के विकास में भी कृषि का योगदान है। उसके अलावा जो उर्वरक होते हैं, है ना, उर्वरक और कीटनाशक उद्योग तो कृषि पर ही निर्भर करते हैं, है ना। ये उद्योग तो चल ही तभी रहे हैं जब, क्योंकि कृषि में ही इनका इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि विनिर्माण उद्योगों को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर तो आप वर्कशीट में से दे दीजिए। इसका जो उत्तर है वो यहाँ से शुरू होगा। किसी देश, ये उत्तर आपका क्या है? 2 है, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर ही निर्भर करती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है क्योंकि अब ये कितने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट हो गए। आप चाहो तो ये चारों लिख कर याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसमें 2 ही पूछे गए, लेकिन आप चारों लिख दोगे तो अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आप अपने जीवन में प्रयोग होने वाली किन्हीं 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित हैं। तो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे तो आपको 5 क्या सैकड़ों वस्तुएं नज़र आएंगी। फिर भी मैंने 5 आपके लिए लिखी हुई हैं, आप उसमें से उत्तर लिख सकते हो या अपने भी लिख सकते हो।
ये आपका मैंने उत्तर 3 लिखा है, आप इसमें से देखकर लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट्रीज से ही बनकर आती हैं, चाहे बिस्किट है, बहुत सारी चीज़ें गिनोगे ना, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, आपके शहर में आसपास कौन कौन से विनिर्माण उद्योग हैं? तो कुछ तो मैंने लिख दिए हैं, आप अपने आसपास के जो हैं वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, मेरे शहर और उसके आसपास निम्नलिखित विनिर्माण उद्योग हैं। मेरे आसपास अचार बनाने की फैक्ट्री है, एक बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्री है, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री है, टायर फैक्ट्री है और आइसक्रीम फैक्ट्री है। तो आपके आसपास जो भी उद्योग हैं आप वो लिख सकते हो। तो आपकी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ बेटा अपने चैप्टर्स को ज़रूर रीड करना, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा मैटर आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप जो है थोड़ा सा जो है आपको पता चल जाए चैप्टर क्या करना है। ठीक है, बाकी आपको खुद से ही पढ़ना है। तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए, और अपनी लिखाई का विशेष ध्यान रखिए, और उत्तर लिखने का तरीका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम कीजिए, क्योंकि तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चाहे आप कितना ही पढ़ लो, आपने उत्तर अच्छे से नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।